तो पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। लेकिन पब्लिक शायद ये नहीं जानती थी कि जिस डायरेक्टर ने राजेश खन्ना के को प्रोडक्शन वाली इस ब्लॉकबस्टर फिल्म रोटी को डायरेक्ट किया था और 4 साल पहले सच्चा झूठा जैसी सुपरहिट फिल्म से उनके सुपरस्टारडम को पुख्ता किया था, अब उसी डायरेक्टर पर उनका एतबार खत्म होने वाला है। शोले फिल्म के प्रोडक्शन मैनेजर सुरेश देसाई ने प्रकाश त्रेहान और सुभाष शर्मा के साथ मिलकर एक फिल्म प्रोड्यूस करने का फैसला किया, जिसके लिए लीड रोल में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और उनके साथ जीनत अमान और प्राण जैसे स्टार्स को लिया गया था। प्रोडक्शन कंपनी सुरेश देसाई एंड एसोसिएट्स के बैनर तले आने वाली इस फिल्म की कहानी के नारायण ने लिखी थी, जिन्होंने जॉनी मेरा नाम, ज्वेल थीफ, गीत गाया पत्थरों ने और एक मुसाफिर एक हसीना जैसी सफल फिल्में लिखी थी। राजेश खन्ना के उतरते और अमिताभ के चढ़ते सुपरस्टारडम के बीच हर प्रोड्यूसर इन दोनों को एक फिल्म में लेने को आतुर था, लेकिन अब इन्हें साथ लेना एक म्यान में 2 तलवारें रखने जैसा था। कौन किसको कब काटने लगे क्या पता। जंजीर की कामयाबी और अब दीवार और शोले की सनसनी ने अमिताभ को इस मुकाम तक ला दिया था कि अब राजेश खन्ना के लिए किसी फिल्म में अमिताभ के ऊपर एज ले लेना ही बड़ी उपलब्धि थी। रस्साकशी का दौर तो नमक हराम में ही पीछे छूट चुका था। ऐसे में जब उनके पास स्क्रिप्ट लाई गई तो उन्होंने केवल अपने रोल पर फोकस किया। वो के नारायण जॉनर की कहानियों से वाकिफ थे और अपने रोल से खुश। ऊपर से मनमोहन देसाई को डायरेक्टर लेने की बात थी, सो उनका मनोबल वैसे ही ऊंचा था। साल बीत गया, फिल्म अभी ऑन पेपर ही थी कि प्रोडक्शन पार्टनर्स में मतभेद उभरने शुरू हुए और सुरेश देसाई ने खुद को इस प्रोजेक्ट से अलग कर लिया। ऐसे में फिल्म ठंडे बस्ते में जाती दिखी। उधर मनमोहन देसाई दूसरी फिल्मों में मशगूल थे। साल 1976-77 में पहली टीम के को प्रोड्यूसर सुभाष शर्मा ने ये फिल्म आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने प्रोड्यूसर जुटाने शुरू किए और फिर राजेंद्र शर्मा, रमेश शर्मा और शक्ति सुभाष शर्मा को साथ लेकर ये फिल्म बनानी शुरू की। प्रोडक्शन कंपनी को नया नाम मिला शर्मा सिने एसोसिएट्स, लेकिन भीतर से काफी कुछ बदल गया था। सबसे पहले राजेश खन्ना ने खुद को अलग कर लिया, ये कहकर कि उनका कमिटमेंट ओरिजिनल प्लान और प्रोडक्शन को लेकर था और अब तो बहुत सी चीजें ऑन पेपर भी बदलने लगी। लेकिन यहाँ कई तरह के नैरेटिव्स पढ़ने को मिलते हैं, जिनमें सबसे डोमिनेंट यही कि राजेश खन्ना ने ये फिल्म अमिताभ बच्चन के अगेंस्ट अपने रोल के सेकेंडरी हो जाने के डर से छोड़ी थी। वैसे तो अपने लुटते पिटते स्टारडम के बावजूद अपनी सोलो फिल्मों में मस्त थे। अमिताभ संग आ भी रहे थे तो शायद ये बताने के लिए कि मैं कौन हूं और हूं तो अभी भी हूं। लेकिन दोस्तों, हाथ से निकला समय पकड़ना नदी की धार को मोड़ने जैसा है। जो अड़ते हैं डूब जाते हैं और जो समय की धार के साथ बहना जानते हैं वो अपना वजूद कायम रखते ही हैं, कई बार समय के पार भी निकल जाते हैं। खन्ना की आशंकाएं कुछ हद तक सही थीं। टीम नई आई तो फिल्म में कई बड़े बदलाव हुए। राजेश खन्ना की जगह शशि कपूर को लिया गया। प्राण और जीनत की जगह अब रेखा और परवीन बाबी जैसे कई और बड़े नाम आए। के नारायण की कहानी पर अब प्रयागराज, कादर खान और के शुक्ला की कलम चली तो पूरी तरह बदल गई। यहाँ फिल्म के स्टार कास्ट क्रेडिट में पहले शशि कपूर का ही नाम आता है, जिससे लगता है कि उनका किरदार ही पहले डोमिनेंट था। लेकिन जिस दौर में ये फिल्म बन रही थी, अमिताभ 75 की दीवार से भी ऊपर स्टारडम की एक नई ऊंचाई पर आ गए थे और अब वो मनमोहन देसाई के ब्रेन चाइल्ड थे और मनमोहन देसाई उनके गॉडफादर कहे जा रहे थे। ऐसे में राजेश खन्ना के लिए देसाई की हमदर्दी तो बहुत पीछे छूट चुकी थी। ऊपर से राजेश खन्ना ने उनकी परवरिश ठुकरा कर निराश किया था। वो गए तो शत्रुघ्न सिन्हा निकल गए। हालांकि बाद में यही फिल्म अमिताभ और विनोद खन्ना को लेकर बनी और हिट हुई। हालांकि सुहाग के को प्रोड्यूसर्स में से ही किसी के हवाले से एक खबर छपी थी कि राजेश खन्ना को आशंका थी कि अब मनमोहन देसाई अमिताभ बच्चन का फेवर लेंगे, कम से कम इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन के ऊपर नहीं उठने वाले। खैर, राजेश खन्ना की छोड़ी हुई फिल्मों में अमिताभ के चमकने के किस्से तो कई हैं, लेकिन खास बात यह भी कि ये चमक उन्हीं लोगों के हाथों मिली जिन्होंने कभी खन्ना को चमकाया था।
मसलन दाग जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलाने वाले यश चोपड़ा ने खन्ना रिजेक्टेड दीवार को कालजयी बनाया। देसाई के बारे में कहा जाता है कि अगर वो फिल्म के प्रोड्यूसर नहीं हैं तो प्रोड्यूसर फिल्म उनके हवाले करके आंख मूंद लिया करते थे। हर क्रिएटिव डिसीजन देसाई का होता था। सुहाग के शुरू होने से बनने तक इतना हाइप क्रिएट हो चुका था कि इसके कई सीन और किरदार चोरी होने लगे। खुद देसाई ने अपने सबसे बड़े राइवल प्रकाश मेहरा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बसंती यानी रेखा का किरदार चुराकर मुकद्दर का सिकंदर में जोहराबाई बना दिया था। मुकद्दर का सिकंदर इससे 1 साल पहले ही रिलीज हो गई थी और 1978 की टॉप ग्रॉसर फिल्म हुई तो ये बात देसाई को ज्यादा अखरने लगी। लेकिन उनके पिटारे में अब भी करामात थे जो सुहाग की कारीगरी में लगे थे। 18 बरस की तू होने को आई रे। ये एक प्योर देसाई मार्का मसाला फिल्म थी। माँ बाप और बच्चों के बिछड़ने मिलने का उनका ट्रेडमार्क प्लॉट तो था ही। कहानी में दोस्ती, रोमांस और रोमांच तीनों की चाशनी में गीत संगीत का संगम, ऊपर से अमिताभ और रेखा की कहर बरपाती रोमांटिक जोड़ी, सब कुछ था इस फिल्म को हिट बनाने के लिए। कौन पूछेगा जतन कुछ कर ले। निरूपा रॉय तो अमिताभ की पर्दे वाली मां बन ही चुकी थी। प्राण को शायद इस रोल से इसलिए भी हटा दिया गया कि उस पर अमर अकबर एंथनी वाले किशन लाल की छाप न दिखे। अमजद खान को गब्बर सिंह के वोकल विलेन की इमेज से निकालकर एक्टिंग के कैनवास पर लाने का काम भी ऐसी ही फिल्मों ने किया। जैसे जैसे प्रोडक्शन आगे बढ़ा, मनमोहन देसाई ने कई प्रयोग किए। फिल्म को फॉरेन लोकेशन पर शूट किया गया। हेलीकॉप्टर स्टंट पर जोखिम और पैसा दोनों बहाया गया। बाकी काम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत ने कर दिया। दोस्तों, इस फिल्म का जिक्र इसलिए भी करना चाहूंगा कि पहले राजेश खन्ना और अब अमिताभ बच्चन की आवाज बन चुके किशोर कुमार की जगह मोहम्मद रफ़ी ही रिकॉर्ड पर छाए थे। वैसे तो मैं भी किशोर दा का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन मोहम्मद रफ़ी ने एक बार फिर यह भरम तोड़ दिया कि अमिताभ बच्चन केवल किशोर कुमार की आवाज पर ही चमके। सजन कर ले जतन कुछ कर ले। इस गाने ने जहां एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को खिलंदड़ रोमांटिक मैन की इमेज दी, वहीं कुछ गाने ये बताने को काफी थे कि डॉन की तरह ही मोहम्मद रफ़ी की रेंज को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली। रफ़ी के अलावा यहाँ लता मंगेशकर, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह ने भी समा बांधा। 16 नवंबर 1979 को जब ये फिल्म पर्दे पर आई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया। एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में देते आ रहे अमिताभ के लिए अब इससे कम की तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये फिल्म साल की टॉप ग्रॉसर यानी सबसे कमाऊ फिल्म होगी, जबकि इसकी टक्कर में कई बड़ी एक्शन मूवीज और म्यूजिकल हिट्स थी। यह अमिताभ बच्चन की उन 13 फिल्मों में शामिल है जिसने 70 और 80 के दशक में हर टेरिटरी में कम से कम 1 करोड़ रुपए की कमाई की थी। यार सुन यारी तेरी। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही वीडियो लाइक और शेयर करने के साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी करते चले। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। यार सुन यारी तेरी। 18 बरस की तू होने को आई रे।